18 मार्च 1993 दोपहर 1:28 मुंबई का भीड़ भाड़ वाला इलाका। शहर अपनी रोजमर्रा की रफ्तार में डूबा हुआ था। सड़कों पर गाड़ियों का शोर, लोगों की भागदौड़ और बाजारों की चहल पहल अपने चरम पर थी। लेकिन इसी शोर के बीच एक ऐसा सन्नाटा छिपा हुआ था जो कुछ ही पलों में पूरे शहर को हिला देने वाला था। अचानक एक जोरदार धमाका हुआ, फिर दूसरा, फिर तीसरा। कुछ ही मिनटों में मुंबई की सड़कों पर चीखें गूंजने लगी, धुएं के काले गुबार आसमान में उठने लगे और हर तरफ अफरा तफरी मच गई। ये सिर्फ बम धमाके नहीं थे, ये एक सोची समझी साजिश का हिस्सा था जिसने भारत के दिल को निशाना बनाया था। इस पूरी साजिश के पीछे एक ऐसा नाम था जो उस समय तक अंडरवर्ल्ड की दुनिया में एक खौफ बन चुका था। दाऊद इब्राहिम, एक ऐसा शख्स जिसने मुंबई की गलियों से निकलकर अंतर्राष्ट्रीय अपराध जगत में अपनी अलग पहचान बना ली थी। लेकिन ये कहानी सिर्फ धमाकों की नहीं है, ये उस सफर की कहानी है जहां एक आम लड़का धीरे धीरे अपराध की अंधेरी दुनिया का सबसे बड़ा चेहरा बन गया। 1970 का दशक, मुंबई का डोंगरी इलाका, तंग गलियां, छोटे छोटे घर और हर कोने में पलती हुई गरीबी। यहीं पर एक लड़का बड़ा हो रहा था जिसका नाम था दाऊद इब्राहिम। उसके पिता पुलिस में थे, लेकिन परिवार की हालत साधारण थी। बचपन से ही दाऊद ने दो अलग अलग दुनिया देखी, एक कानून की और दूसरी अपराध की। यही दो दुनियाएं धीरे धीरे उसके भीतर टकराने लगी और उसने एक ऐसा रास्ता चुना जो उसे अंधेरे की ओर ले जाने वाला था। शुरुआत छोटी थी, चोरी, लूटपाट और लोकल गैंग्स के साथ जुड़ना। लेकिन दाऊद का दिमाग बाकी लोगों से अलग था। वो सिर्फ एक छोटा अपराधी बनकर नहीं रहना चाहता था। उसने जल्दी ही समझ लिया कि असली ताकत सिर्फ ताकत से नहीं बल्कि नेटवर्क और डर से आती है। इसी सोच के साथ उसने अपने आसपास के लोगों को जोड़ना शुरू किया और धीरे धीरे एक गैंग खड़ा कर दिया जो आगे चलकर डी कंपनी के नाम से जाना गया। 1980 का दशक आते आते मुंबई का अंडरवर्ल्ड बदल चुका था। गैंग वॉर, स्मगलिंग और उगाही का खेल अपने चरम पर था। इसी दौरान दाऊद ने अपने सबसे बड़े प्रतिद्वंदी को खत्म करने का फैसला लिया। एक के बाद एक हमले, खून खराबा और साजिशें। मुंबई की सड़कों पर अब सिर्फ डर का राज था। पुलिस भी इस बढ़ते हुए नेटवर्क को रोकने में संघर्ष कर रही थी। लेकिन असली मोड़ तब आया जब दाऊद ने भारत की सीमाओं को पार कर लिया। दुबई और फिर पाकिस्तान। अब उसका नेटवर्क सिर्फ मुंबई तक सीमित नहीं रहा था, वो एक अंतर्राष्ट्रीय अपराधी बन चुका था जिसके तार कई देशों से जुड़े हुए थे। ड्रग्स, हथियार और हवाला, हर अवैध कारोबार में उसकी पकड़ मजबूत होती जा रही थी। फिर आया 1993 जब मुंबई धमाकों ने सब कुछ बदल दिया। ये हमला सिर्फ एक शहर पर नहीं था, ये पूरे देश के खिलाफ एक संदेश था। जांच एजेंसियों ने जब इस साजिश की परतें खोलनी शुरू की तो हर सुराग जाकर एक ही नाम पर रुकता था, दाऊद इब्राहिम। ये वही पल था जब एक अंडरवर्ल्ड डॉन भारत का मोस्ट वांटेड अपराधी बन गया। धमाकों के बाद मुंबई की हवा बदल चुकी थी। हर चेहरा डरा हुआ था, हर आवाज में एक अनकहा सवाल छिपा था कि आखिर ये सब कैसे हुआ। जांच एजेंसियां दिन रात एक कर रही थीं, सुराग दर सुराग जोड़ती जा रही थीं और हर कड़ी उन्हें उसी अंधेरे जाल की तरफ ले जा रही थी जिसे दाऊद इब्राहिम ने सालों में तैयार किया था। ये कोई अचानक बना प्लान नहीं था, बल्कि एक ऐसी रणनीति थी जिसे बहुत पहले से बुना जा रहा था, धैर्य के साथ, सटीकता के साथ और सबसे खतरनाक बात, पूरी गोपनीयता के साथ। धीरे धीरे खुलासा होने लगा कि इस नेटवर्क में सिर्फ अपराधी ही नहीं थे, बल्कि ऐसी लोग भी शामिल थे जो समाज की अलग अलग हिस्सों में छिपे हुए थे। हवाला के जरिए पैसे का लेन देन, गुप्त ठिकानों पर हथियारों की सप्लाई और शहर के भीतर मौजूद ऐसे लोग जो सही समय का इंतजार कर रही थी। ये एक ऐसी मशीन थी जिसमें हर पुर्जा अपनी समय पर काम करता था और जब वो मशीन चली तो उसने पूरे शहर को झकझोर कर रख दिया। इसी दौरान भारत की खुफिया एजेंसियों ने भी अपनी रणनीति तेज कर दी। अजीत डोभाल जैसे अधिकारियों के नेतृत्व में कई गुप्त ऑपरेशन शुरू किए गए। लक्ष्य साफ था, इस पूरे नेटवर्क को तोड़ना और उसके सबसे बड़े चेहरे तक पहुंचना। लेकिन ये आसान नहीं था, क्योंकि दाऊद अब सिर्फ एक अपराधी नहीं रहा था, वो एक अंतर्राष्ट्रीय छाया बन चुका था जिसके पास हर कदम पर बच निकलने के रास्ते मौजूद थे। समय के साथ दाऊद का नाम सिर्फ अपराध की दुनिया तक सीमित नहीं रहा, बल्कि वो राजनीति, आतंकवाद और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का भी हिस्सा बन गया।
कई रिपोर्ट्स में यह दावा किया गया कि उसे पाकिस्तान में पनाह मिली हुई है, जहां से वो अपने नेटवर्क को ऑपरेट करता है। हालांकि इन दावों को कभी आधिकारिक तौर पर पूरी तरह स्वीकार नहीं किया गया, लेकिन हर नई जानकारी इस रहस्य को और गहरा कर देती थी। इधर भारत में हर नई सरकार के सामने एक ही सवाल बार बार खड़ा होता रहा, क्या दाऊद को कभी वापस लाया जा सकेगा? नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में भी इस मुद्दे पर कई बार चर्चा हुई, लेकिन जवाब हमेशा अधूरा ही रहा, क्योंकि ये सिर्फ एक व्यक्ति को पकड़ने की बात नहीं थी। ये एक ऐसे नेटवर्क से लड़ाई थी जो सीमाओं के पार फैला हुआ था। इस कहानी का सबसे जटिल पहलू यह है कि दाऊद कभी सामने नहीं आता। उसकी कोई हालिया तस्वीर नहीं, कोई पुख्ता लोकेशन नहीं, बस अफवाहें, खुफिया रिपोर्ट्स और कुछ अधूरी कहानियां। यही अनिश्चितता उसे और खतरनाक बना देती है, क्योंकि एक ऐसा दुश्मन जो दिखाई नहीं देता, उससे लड़ना सबसे मुश्किल होता है। समय के साथ कई नए अपराधी आए, कई पुराने खत्म हो गए, लेकिन दाऊद इब्राहिम का नाम आज भी उसी खौफ के साथ लिया जाता है। ये सिर्फ उसके अपराधों की वजह से नहीं, बल्कि उस तरीके की वजह से है जिससे उसने सिस्टम को समझा और उसे अपने हिसाब से इस्तेमाल किया। समय बीतता गया, लेकिन दाऊद का नाम कभी गायब नहीं हुआ। हर कुछ सालों में उसकी मौजूदगी की खबरें सामने आती रहीं, कभी कराची में, कभी किसी और जगह पर, लेकिन कोई भी एजेंसी उसे पकड़ नहीं पाई।